Good morning, students. Today's topic is Einstein theory of heat capacity. हीट कैपेसिटी को हम ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ की हेल्प से स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होना लाजमी है कि हम हीट कैपेसिटी को अब आइंस्टीन थ्योरी से क्यों स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि ये थ्योरी क्यों आई है। इसका मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हीट कैपेसिटी को स्टडी किया था ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की हेल्प से, उसमें कोई ना कोई कमी रह गई होगी, यानी कि उस लॉ की कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी थी, जिसकी वजह से आइंस्टीन थ्योरी को आना पड़ा स्पेसिफिक हीट, या मैं ये बोलूं हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस लॉ की क्या डिस्क्रिपेंसी रही होंगी स्टूडेंट्स। हमने उस लॉ के आउटकम्स को जब स्टडी किया तो उस लॉ का आउटकम क्या कह रहा था, यानी कि ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का जो आउटकम था उसके अकॉर्डिंग सभी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी क्या है, आइडेंटिकल थी, सेम थी, मतलब कांस्टेंट थी, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। और वो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, अगर आपको याद हो तो हमने कैलकुलेट किया था स्पेसिफिक हीट को एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जो निकल के हमारे पास आई थी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3R। और यहां पर अगर आपको याद हो तो ये 3Nk निकल के आई थी। यहां पर N क्या था, एवोगैड्रो नंबर था, K क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और Nk को हमने क्या कहा था, रेबर कांस्टेंट था। तो यहां पर ये जो स्पेसिफिक हीट है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का तो क्लियर मीनिंग पता होगा। स्पेसिफिक हीट क्या कहती है, किसी भी सॉलिड को कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उसके 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए, यानी कि जितनी एनर्जी 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वो हमारे पास ये निकल के आई थी। अगर अब आप इसको देखते हो तो ये स्पेसिफिक हीट जो है, इसमें टेम्परेचर का कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं है, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जब हमने ये, तो इसका मतलब हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट का थ्योरेटिकल मेथड आया है। लेकिन जब हमने इस थ्योरेटिकल आउटकम को किसके साथ कंपेयर किया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ कंपेयर किया। और यहां पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या बता रहा है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के इंक्रीज करने के ऊपर इंक्रीज करेगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, इसके बाद वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट बन जाएगी टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ एनी सॉलिड को कंपेयर करूं किसके साथ, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के आउटकम के साथ, तो ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ का जो ये आउटकम है वो यहां पर देखिए, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो कितनी आ रही है, 3R आ रही है, यानी कि हर टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, 3R होगी। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी 3R के ऊपर। तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ इस ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट किसका, स्पेसिफिक हीट का किसके साथ मैच कर रहा था, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के साथ। कहां पर मैच कर रहा था, एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर तो मैच कर रहा था। यानी कि हाई टेम्परेचर कहां से बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट कहां पर है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। और जैसे जैसे रूम टेम्परेचर से आगे चल रहे हैं तो ये पॉइंट आया है, ये वो कौन सा पॉइंट है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस क्या स्टार्ट होना स्टार्ट कर दे, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे,
उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर के तक सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट आ रही थी वो क्या आ रही थी, 3R आ रही थी। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा है हमें। तो हमें ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ का जो आउटकम था वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ स्ट्रांगली एग्री हुआ हाई टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जब हमने ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ को कंपेयर किया लोअर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर के ऊपर, तो वहां पर ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। क्योंकि ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिक्रीज करती है, डिके करती है, और स्पेसिफिक हीट अप्रोच जीरो कर जाती है व्हेन टेम्परेचर T टेंड टू जीरो। तो यहां पर इस पोर्शन के अंदर ये ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में। तो इसी कंसेप्ट ने आइंस्टाइन थ्योरी को जन्म दिया था। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने हीट कैपेसिटी को फिर स्टडी किया और कुछ अजम्पशंस के ऊपर इन्होंने हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो फर्स्ट अजम्पशंस थे स्टूडेंट, उन्होंने क्या मानी, सॉलिड जो हमारे पास है, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड है या कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल हमेशा किसकी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। उसके अंदर जो एटम्स हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करेंगे, अपनी मीन पोजीशंस के ऊपर वाइब्रेट करेंगे। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूं और उस सॉलिड को मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर या मैं किसी एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी बात करूंगा, अभी मैं ये मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हमें पता है एटम्स को क्लोजली पैक किया जाता है। लेकिन मैं समझाने के लिए एक एटम आपको यहां दिखा रहा हूं, एक एटम आपको यहां दिखा रहा हूं, लेकिन ये क्लोजली पैक है। एक एटम ये है, यानी कि एट एनी टेम्परेचर के ऊपर ये जो एटम है ना अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ईच एटम ऑफ दैट सॉलिड या ईच एटम ऑफ दैट क्रिस्टल वाइब्रेट्स अबाउट मीन पोजीशन। मैं ये कह दूं देखो ये मेरी मीन पोजीशन, मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ, इस मीन ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो यानी कि उन्होंने फर्स्ट अजम्पशन क्या मानी है, ईच एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फर्स्ट अजम्पशन है ये उनकी, यानी कि सॉलिड के अंदर एटम अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। जो सेकंड अजम्पशन है, अब ये जो एटम वाइब्रेट करेगा, ये भी एटम वाइब्रेट करेगा, ये भी एटम वाइब्रेट करेगा, ईच एटम जो वाइब्रेट करेगा उन्होंने एक नाम दे दिया इनको। और इन्होंने क्या नाम दिया, जैसे आपको पता होगा ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस दे रहा है हमें। ऑसिलेशन देने वाले को हमने क्या बोल दिया, ऑसिलेटर बोला था। तो यानी कि अब ये जो ईच एटम है इस सॉलिड के अंदर, और ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या कहा, ईच वाइब्रेटिंग एटम्स आर कॉल्ड द एटॉमिक ऑसिलेटर। यहां पर इन्होंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं बोला, इसका मतलब एटॉमिक ऑसिलेटर बोला है। तो ये जो थ्योरी होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होगी। यानी कि मैं या तो ये कह दूं एटॉमिक ऑसिलेटर, या मैं ये कह दूं कि यहां पर ये हमारे पास जो ऑसिलेटर है ये कौन सी ऑसिलेटर है, ये क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं, नॉट ए हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये जो हमारे पास ऑसिलेटर्स हैं या ये जो एटम है क्रिस्टल के अंदर, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं। और आइंस्टाइन की यही अजम्पशंस इस थ्योरी का फेलियर प्रूव करने वाली है। यानी कि जो ये थर्ड अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस उन्होंने गलत मान ली।
उन्होंने क्या कहा, इस सॉलिड के अंदर जितने भी एटम्स हैं ये अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक एटॉमिक ऑसिलेटर का काम कर रहे हैं, यानी कि इस एटम की वाइब्रेशंस अफेक्ट इस एटम के ऊपर नहीं डालेंगे, इस एटम की वाइब्रेशंस का अफेक्ट इस एटम की वाइब्रेशंस पर नहीं पड़ने वाला, जो ये इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर अगर इन्होंने कहा है। यानी कि all atom या all oscillator in a crystal are independent oscillator, यानी कि क्रिस्टल के अंदर हर एटम इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर का काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब कोई चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। इसका मतलब इस एटम की फ्रीक्वेंसी इस एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली, इस एटम की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी इस एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली। तो यही अजम्पशंस जो मानी थी, ये अजम्पशंस क्या है, इस थ्योरी को गलत प्रूव करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड के अंदर एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और एक एटम की वाइब्रेशंस का इफेक्ट दूसरे एटम के ऊपर आता है, दूसरे एटम का इफेक्ट पहले वाले पे आता है, तो इनका इफेक्ट आता है। तो ये आइंस्टाइन को भी बाद में पता चल चुका था कि जो मैंने ये थर्ड अजम्पशंस मानी है, ये मेरी अजम्पशंस गलत है। जो नेक्स्ट स्टेप है, उन्होंने इसके बाद क्या कहा, ईच एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मीनिंग है, देखिए जो ये एटम है हमारा वाइब्रेट कर रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये एक्स में वाई में भी ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये एक्स में भी वाइब्रेट कर सकता है, ये जेड में भी वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि हर एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेट करने की। वो एक्स में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, जेड में भी वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि ईच एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर क्रिस्टल के अंदर n एटम है और हर एटम या हर ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम क्या कह सकते हैं, n ऑसिलेटर्स हैव 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन n ऑसिलेटर के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, 3n होंगी। क्योंकि देखिए एक ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री, 2 के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 के पास 9 हो गई, ऐसे n के पास कितनी हो जाएंगी, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। ये इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास अजम्पशंस है वो क्या है, ऑल ऑसिलेटर्स आर आइडेंटिकल। इसका मीनिंग समझना, यानी कि हर एटम क्या है, आइडेंटिकल है, हर ऑसिलेटर क्या है, सेम आइडेंटिकल है, और वो सारे के सारे सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने सेम फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट कहां पर स्टडी किया है, हमने फोटोन के कंसेप्ट में स्टडी किया है। क्योंकि हमने फोटोन के केस में क्या स्टडी किया है, फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन। लेकिन हमें क्या पता है, देखिए लाइट जो है ना हमारी किसकी फॉर्म में प्रोपगेट कर रही है, फोटोन्स की फॉर्म में प्रोपगेट कर रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू है। तो यानी म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, लेकिन उन फोटोन्स की एनर्जी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। और आपको पता है एक फोटोन बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, या 2 फोटोन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, 3 फोटोन एब्जॉर्ब किए जाते हैं। आधा फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, 2.5 फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, यानी कि 2.5 फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, 3.5 फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इसका मतलब आपने ये देखा होगा कि फोटोन्स हमेशा एब्जॉर्ब किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा किसकी मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर। लेकिन अब मैं ये यहां पर कंसेप्ट समझना, ऑल ऑसिलेटर आर आइडेंटिकल, आर फोटोन्स आर आइडेंटिकल एंड हैव द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उनकी भी सेम फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि आइंस्टाइन थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और ये कौन सी थ्योरी है, किसने दी थी, ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस ने दी थी, अगर आपको याद हो तो देखिए अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलो मैं बता देता हूं आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए आपने हुक्स लॉ को स्टडी किया होगा, और हुक्स लॉ के अंदर हमने क्या ली थी, एक स्प्रिंग ली थी, और उस स्प्रिंग को हमने एक हुक्स के साथ कनेक्ट किया था, और उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मास को अटैच कर दिया था।
अब एक स्प्रिंग ये है जिसका मास ये है, और के क्या चीज है, मैं कोई भी कांस्टेंट ले रहा हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम। अब देखिए, अगर मैं इस स्प्रिंग मास को यहां से पकड़ूं और इसको थोड़ा स्ट्रेच करूं और इसके बाद रिलीज कर दूं, यानी कि मैंने इस स्प्रिंग को यहां तक स्ट्रेच किया, यानी कि मैंने ये एम्पलीट्यूड दिया ना, इसके बाद ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। तो हमने उन वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसी निकाली थी, और वो कितने निकल के आई थी, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 पाई इंटू K/m। अगर आपको याद हो तो ये निकल के आई थी। यहां पर देखिए, क्या ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं डिपेंड कर रही, सिर्फ दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो K के ऊपर, K क्या चीज है, ये कोई कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। m क्या चीज है, मास है, मास ऑफ द स्प्रिंग अगर कांस्टेंट है और k कांस्टेंट है, तो ये वो वाला पूरा फैक्टर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब क्या है, इस स्प्रिंग को चाहे तुम ज्यादा खींचिए चाहे कम खींचिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, ये कहना चाह रहा है। यानी कि वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये देखिए, और अगर 2 पाई को मैं इधर ले आऊं तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 पाई न्यू, ये मेरे पास एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई। इसका मतलब हमारे पास ऑल ऑसिलेटर कैसा बिहेव कर रहे हैं, ऑल ऑसिलेटर कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और उन सबकी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनकी एनर्जी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अब हम उसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, अब मैं अगर एनर्जी की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो वो अपने आप ऑसिलेट नहीं कर रहा। इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और वो जो एनर्जी है उस ऑसिलेटर के पास, वो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कैसी है, डिस्क्रीट है। इसका मतलब, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, उस ऑसिलेटर के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी की कुछ वैल्यू अलाउड है और कुछ एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं है। डिस्क्रीट का मीनिंग यही होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो क्या होता है, जैसे मैं ये लाइन खींचे चलूं कंटिन्यूअसली, अगर या तो इंक्रीज करें कॉन्टिन्यूअसली, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन है। अब ये मैं कह दूं ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है। इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू अलाउड है, ये वैल्यू अलाउड है, बीच की अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है ना, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो अपने आप ऑसिलेट नहीं करेगा, वो किसी एनर्जी के साथ ऑसिलेट करेगा। और वो जो जिस एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है वो एनर्जी दैट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस, बट दैट एनर्जी इज टू बी डिस्क्रीट। एंड डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी की कुछ वैल्यू अलाउड होंगी, कुछ एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं होंगी। और जो एनर्जी की अलाउड वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, उसके बारे में हमने बात की। वो क्या होंगी, दैट इज इक्वल टू En इज इक्वल टू NNH न्यू, ये होंगी, वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग है, ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है, जो कि 19th सेंचुरी के अंदर आई थी, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी आई थी। यानी कि ऑसिलेटर के पास जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो किसकी फॉर्म में है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो डिस्क्रीट की फॉर्म में है। अब आइंस्टाइन ये समझ चुका था कि जब ये इस थ्योरी को स्टडी करने चला था तो उन्होंने पहले प्लैंक्स हाइपोथेसिस को स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो थ्योरी आई थी तब तक क्वांटम मैकेनिक्स आ चुकी थी, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर चुके थे, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या कैलकुलेट कर चुके थे, एनर्जी कैलकुलेट कर चुके थे। और वो एनर्जी कितनी आई थी, यानी कि ये तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस थी, और क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एटॉमिक ऑसिलेटर की एनर्जी जो आई थी वो कितनी आई थी, जो हमने कैलकुलेट किया था वो आई थी, दैट इज इक्वल टू N + 1/2
एच न्यू, ये आई थी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होंगे 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमने ऑसिलेटर्स की एनर्जी को कैलकुलेट किया था और ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग था। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, एट ए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर, यहां पर अगर एटम के पास जो एनर्जी है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। अगर मैं यहां पर देखूं n की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू 0 बन जाती है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं तो एट ए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर एटम के पास कितनी एनर्जी है, हाफ ऑफ एच न्यू है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी है और इस एनर्जी को क्या बोला गया है, 0 पॉइंट एनर्जी बोला गया है। ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन समझ चुके थे। जो एनर्जी हमने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कैलकुलेट की हुई है वो करेक्ट है। तो आइंस्टाइन इस एनर्जी को लेकर चले और क्या कैलकुलेट करने चले, हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करने चले। हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे थे वो देखिए। हम तो क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक हीट को, और स्पेसिफिक हीट हमें पता है क्या होती है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ये होती है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो ये स्पेसिफिक हीट होती है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें E चाहिए और E कहां से निकलेगी, देखिए हमें E की वैल्यू पता है। एवरेज एनर्जी का मीनिंग फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनर्जी अगर मैं यहां पर लिखूं तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई n। और ये E निकालना चाहते हैं हम, ये n कितना होगा, ये n ऑसिलेटर्स हैं तो इनके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, 3n। तो ये n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 3n। अगर मैं एवरेज एनर्जी निकाल लूं, उसको 3n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, E आ जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल। और ये आने के बाद मैं क्या निकाल दूंगा, स्पेसिफिक हीट निकाल दूंगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब एवरेज एनर्जी जब ईच ऑसिलेटर की उन्होंने कैलकुलेट की तो वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कैलकुलेट की, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया। यानी कि उन्होंने एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर को कैलकुलेट किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या कहता है स्टूडेंट, आप कभी भी कंप्लीट सॉलिड को या कंप्लीट क्रिस्टल को, या मैं ये कह दूं कंप्लीट एन ऑसिलेटर को एकदम से स्टडी नहीं कर सकते। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम ऑसिलेटर लेने पड़ेंगे, उन कम से कम ऑसिलेटर को लेकर चलेंगे और कहां पर पहुंच जाएंगे, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पर पहुंच जाएंगे। कम से कम एक लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, फोर्थ लेंगे, फिफ्थ लेंगे, सिक्स्थ लेंगे, और इन सबको हम एडअप करते चलेंगे और हम कहां पर पहुंच जाएंगे, पूरे क्रिस्टल पर पहुंच जाएंगे। तो यही कंसेप्ट वो लेके चले थे। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कम से कम नंबर ऑफ एटम्स लिए, यानी कम से कम के लिए हम क्या करते हैं, dn, और सब मैक्सिमम से मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट किस केस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस के केस में करते हैं। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं, समेशन का यूज करते हैं। एक बात याद रखना बस, कॉन्टिन्यूअस है इंटीग्रेट करेंगे, डिस्क्रीट है हम समेशन का यूज करेंगे। और हमारे इस केस में हमने कहा है क्या है, एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो किसकी फॉर्म में है, डिस्क्रीट की फॉर्म में है। इसका मतलब हम यहां पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो dn नंबर ऑफ एटम जिनकी एनर्जी किस रेंज के अंदर है, E से लेकर E प्लस DE रेंज के अंदर है। यानी कि मैं बात करूं, देखो 1 जूल से लेकर सपोज करो 1.2 जूल, यानी कितनी रेंज है, 0.2 एनर्जी, ये रेंज है। और ये कितनी D कितनी है, 0.2 जूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, dn नंबर ऑफ एटम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर। क्या वैल्यू निकल के आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और वो कितनी आई, दैट कम्स आउट टू बी e⁻⁻e/kT। अब इसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हुए उन्होंने क्या कैलकुलेट की, एवरेज एनर्जी को निकाला और ईच ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी को निकाला।
और वो कितनी निकल के आई उसके बाद हम करने वाले हैं। यानी कि एवरेज एनर्जी कितनी निकल के आई है हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी ईच ऑसिलेटर्स की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से समेशन। अब यहां पर हम समेशंस का यूज करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूअस के केस में इंटीग्रेशन और डिस्क्रीट के केस में हम क्या यूज करते हैं, सम करते हैं। e रेज टू पावर माइनस ई अपॉन के टी अपॉन समेशन n इज इक्वल टू इंफिनिटी और e रेज टू पावर माइनस ई अपॉन के टी और e यूज करेंगे। तो अब यहां पर e की वैल्यू यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, देखिए क्वांटम फिजिक्स को लेकर आइंस्टाइन चल रहे हैं और e की वैल्यू अभी हमने बात की थी, e की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, वो e n दैट इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू h न्यू दैट इज हियर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी कि यहां पर अगर n की वैल्यू 0 है तो ये E0 कितनी होगी, हाफ ऑफ h न्यू। यानी कि एट ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्लासिकल फिजिक्स ड्यूलोंग एंड पिटिट्स लॉ तो क्या कह रहा है, एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन यहां पर एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं होगी, एट ए एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर कितनी होगी, हाफ ऑफ एच न्यू होगी। ये इसका मतलब हाफ ऑफ एच न्यू क्या चीज है, 0 पॉइंट एनर्जी है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। यहां पर ये याद रखना है। चलिए अब इस चीज को लेकर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम ई, तो कितनी आएगी देखिए, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर कम्स आउट टू बी, यहां पर पुट करेंगे तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहां पर e की वैल्यू ये पुट कर देते हैं n प्लस 1/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस n प्लस 1/2 इंटू एच न्यू अपॉन के टी। और क्या आएगा नीचे, समेशन यहां पर पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस n प्लस 1/2 एच न्यू अपॉन के टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे n की वैल्यू 1 के लिए, 0 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब यहां पर 0 से लेकर चलूंगा तो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कितनी आएगी देखिए, n की वैल्यू 0 लूंगा तो ये हाफ, और यहां पर ये हाफ एच न्यू है, यहां पर एच न्यू और आएगा स्टूडेंट्स। देखिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर e की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 एच न्यू, ये एच न्यू ई रेज टू पावर, अब यहां पर पुट करेंगे माइनस n प्लस 1/2 एच न्यू, ये तो मैंने e की वैल्यू पुट कर दी अपॉन के टी, ये है। अब यहां पर देखिए n की वैल्यू जब 0 लोगे तो यहां पर ये तो 0 हो गया, हाफ बच गया, तो यहां पर क्या बचा, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, हाफ ऑफ एच न्यू, हाफ एच न्यू यहां पर पुट करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 के टी, हाफ ये बचेगा। आगे देखें प्लस यहां पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 एच न्यू ई रेज टू पावर माइनस 3/2 एच न्यू अपॉन के टी। यहां पर के क्या चीज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मैं इसको आगे एक्सपेंड कर देता हूं, आगे 2 लोगे तो कितना आएगा, 5/2 एच न्यू ई रेज टू पावर माइनस 5 एच न्यू अपॉन 2 के टी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता जाएगा। और नीचे क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए ये तो यहां पर इस फैक्टर का आ गया, यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर ये फैक्टर नहीं है, इस पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल चलेगा, यानी कि नीचे क्या आएगा, ई रेज टू पावर 0 तो माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3 एच न्यू अपॉन 2 के टी, यहां पर ये 2 आएगा
क्योंकि n 0 है तो हाफ आएगा एच न्यू अपॉन के टी, हाफ एच न्यू अपॉन के टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 पुट करेंगे तो 5/2 5 एच न्यू अपॉन 2 के टी प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही तो आने वाला है। और स्टूडेंट्स जब अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ यहां पर पुट कर लेंगे। देखिए मैं क्या पुट कर रहा हूं, मैं इस चीज को यहां पर लिख दे रहा हूं। ये जो माइनस एच न्यू अपॉन के टी है, माइनस एच न्यू अपॉन के टी, यानी कि यहां पर लिख देता हूं मैं यहां पर माइनस पुट माइनस एच न्यू अपॉन के इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। ये मैंने पुट कर लिया है, मैं इसको अंडरलाइन से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये एवरेज एनर्जी कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू, यहां पर देखिए एच न्यू को बाहर निकाल लो, एच न्यू मैंने बाहर निकाल लिया, ये ब्रैकेट अंदर स्टार्ट हो गई, हाफ बचा यहां पर, इसका हाफ, और ये माइनस क्यों पुट किया, यहां से मैं माइनस खत्म करना चाह रहा हूं, आगे अभी चल के बताने वाला हूं। तो ये तो बाहर निकाल लिया, यहां पर क्या बचा, ई रेज टू पावर माइनस पुट कर दिया ना एच न्यू अपॉन के टी, तो यहां पर क्या बच गया, इसको तो मैं एक्स पुट कर दूंगा, एक्स अपॉन 2, ठीक है। इसके यहां पर चलूंगा तो प्लस 3/2 आएगा, ये एच न्यू बाहर चला गया, इसको क्या लिख दूंगा, ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी को मैंने पुट किया है माइनस को, तो 3/2 एक्स प्लस 5/2 ई रेज टू पावर 5/2 एक्स प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता चलेगा, अपॉन ये ब्रैकेट बंद कर दो। यहां पर और क्या आएगा नीचे, यहां पर चलेंगे तो ई रेज टू पावर इसको मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस एच न्यू अपॉन के टी को एक्स पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, x/2 प्लस ई रेज टू पावर 3x/2 प्लस ई रेज टू पावर 5x/2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आपको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, देखिए अगर मैं यहां पर log x का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आता है वो, दैट इज इक्वल टू 1/x, यही तो आता है। अगर मैं यहां पर इस पूरी टर्म को यहां पर, यानी कि देखिए इसको मैं क्या लिख दूं, ई रेज टू पावर एक्स की पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर 3x/2, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन दिस आएगा, पूरी की पूरी टर्म नीचे आएगी, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म आ गई नीचे, ये आ गई, दो क्वांटिटी ले रहा हूं, आ गई। इसका करूंगा डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, e की पावर x/2 ये आ गया। इसका करूंगा तो 3/2 e की पावर 3/2 x आ गया। इन दो का मैंने करके बता दिया, यानी कि इसमें पूरी एक्सपेंशन को क्या लिखना चाह रहा हूं वो देखिए, यानी कि मैं क्या लिख दूं यहां पर, e एवरेज एनर्जी को क्या लिख दूं, रेड कलर से ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर लो, एच नहीं तो एच इट इज आ गया। इसको मैं क्या लिख दूं, डेरिवेटिव d/dx, आगे ये इसको क्या लिख दूं ब्रैकेट में, इस किसका लिख दूं, log ऑफ, यानी कि इसको यहां मत लगाओ, log ऑफ डेरिवेटिव log ऑफ किसका, इस एक्सपेंशन का, e रेज टू पावर x/2 इसका, प्लस क्योंकि यही तो log 1/x जाएगा, नीचे जाएगा, इसका लिख लो e रेज टू पावर 3x/2 प्लस e रेज टू पावर 5x/2 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये ऐसे चलता जाएगा। ये इसका अब आप सोल्व करके देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो एच न्यू ये है, इसका डेरिवेटिव log का, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x, ये पूरी क्वांटिटी आएगी नीचे पूरी, और इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, यानी कि इस पूरी टर्म को हम ये लिख सकते हैं। आपको ये समझना होगा, अगर ये समझ गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इससे आगे मैं क्या लिख लूं, इससे आगे अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और मैं यहां से इस चीज को सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये एवरेज एनर्जी क्या बनने वाली है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू d/dx log ऑफ, इसमें से e रेज टू पावर x/2 को कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हैं हम,
ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, सपोज करो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा लो और अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पर ये बाहर निकल गया तो 1 प्लस, यहाँ पर एक पावर निकल गया तो e रेज टू पावर x, यहां से e रेज टू पावर 2x प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बच गया हमारे पास छोटी ब्रैकेट बंद और ये बड़ी ब्रैकेट बंद, ये बन गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एवरेज एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, और एच न्यू, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x, इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए लॉग ऑफ यहां पर e रेज टू पावर x बाई 2। ये जो एक्सपेंशन है ये किसकी है, अब ये देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 1/1 माइनस ई रेज टू पावर x, ये इसकी एक्सपेंशन क्या होती है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये 1 माइनस ई रेज टू पावर x की क्या बन गई -1, और यहां पर जब बाइनोमियल लगाता हूं तो मैं कितनी आती है 1 प्लस ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर 2x प्लस एक्स ऑन सो फोर्थ, यही तो आती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ये। तो यानी कि इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स की पावर -1, ये लिख सकता हूं, ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए ये बनने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से अब आप समझ चुके होंगे, यानी कि जब लॉग के अंदर दो फैक्टर प्रोडक्ट होते हैं, लॉग ऑफ अगर x y होते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, ये लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो एवरेज एनर्जी क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी एच न्यू डी डेरिवेटिव, यहां से आगे क्या बनेगा, देखिए यहां से आगे जो बनेगा, यहां से इन दोनों फैक्टर को हम ओपन कर लेंगे तो ये क्या बन गया, log ऑफ e रेज टू पावर x बाई 2 प्लस, और ये माइनस की पावर है आगे आ जाएगी तो यहां पर माइनस क्या बन गया, log ऑफ 1 माइनस e रेज टू पावर x, ये आ गया। अब देखिए log e और log ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमें पता है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां से यहां पर लिखते हैं। तो अब हम एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज एनर्जी कितनी निकल के आ रही है, देखिए यहां पर एच न्यू और ये डेरिवेटिव डी और dx, अंदर क्या बचा उसकी बात करने वाले हैं। ये log e से कट गया तो ये x बाई 2, और यहां से देखिए माइनस log ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर x, हमारे पास ये बना है और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहां से ये अलग स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो क्या बनेगी, देखिए ये एवरेज एनर्जी कम्स आउट टू बी एच न्यू, आई थिंक रेड कलर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो एच न्यू यहां से और क्या लिखे हम, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो गया 1 बाई 2, और इसका क्या बन जाएगा, आप जानते हो log x 1 अपॉन, ये माइनस है यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर x पूरे का नीचे, और ई रेज टू पावर का माइनस ई रेज टू पावर x है तो माइनस बाहर आएगा और ई रेज टू पावर x ये आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां से हम और इसको सिंप्लीफाई क्या करें, ई रेज टू पावर x को बाहर निकाल लें और ऊपर से काट दें तो ये क्या बन गया, एवरेज एनर्जी कम्स आउट टू बी एच न्यू 1 बाई 2, e की पावर x को कॉमन निकालूंगा, देखिए e प्लस यहां से इसको कॉमन निकालूंगा ना, तो यहां से निकालूंगा तो कट जाएगा, और यहां ऊपर तो 1 बच गया, और यहां पर कॉमन यहां पर नहीं था तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर x माइनस 1 ये बचा, और इसको क्या लिख सकता हूं, ई रेज टू पावर माइनस x, ये लिख सकता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि माइनस यहां पर x की वैल्यू मैंने क्या पुट की हुई, माइनस एच न्यू अपॉन के टी, तो यहां पर ये इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहां पर क्या बन गया, एच एवरेज एनर्जी कम्स आउट टू बी एच न्यू 1 बाई 2 प्लस 1, और यहां पर अब वैल्यू पुट कर दूंगा वापिस, तो ये क्या बन गया, ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, ये नीचे है और ये ब्रैकेट, तो ये आ चुका है।
अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहां पर एवरेज एनर्जी कम्स आउट टू एच न्यू बाई 2 प्लस यहां पर ये क्या आ गया एच न्यू बाई 2 इंटू, ये देखिए मैंने इसको लिख दिया है एच न्यू लिखा है इसके साथ, ये 2 नहीं आएगा यहां पर, सिर्फ एच न्यू आएगा और 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये आ गया। अब यहां पर देखिए ये जो फैक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पॉइंट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस एट ए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर ऑसिलेटर के पास कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी है, हाफ ऑफ एच न्यू है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास क्रिस्टल के अंदर n ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है, तो उन n ऑसिलेटर की वजह से पूरे क्रिस्टल की कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी, ये निकालना चाह रहा हूं मैं। एक ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो n ऑसिलेटर के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 3n। यानी कि जो ये एवरेज एनर्जी है ना, मैं इसको क्या लिख दूं, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन n, और ये n कितना होगा यहां पर 3n आएगा, ये याद रखना है बस। तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी, टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी, इस एवरेज एनर्जी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये क्या बन जाएगी, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल ड्यू टू n ऑसिलेटर की वजह से। तो ये कितनी बनेगी, अब देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मैं इन सबको हटा देता हूं यहां से। अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं तो कितनी बन रही है, देखिए तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी ई, कितनी आएगी, इसको मैं एवरेज एनर्जी को इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3n से, यानी कि 3n इसके साथ 3n इसके साथ, तो ये कितना आ गया 3n एच न्यू बाई 2 प्लस यहां से, और इसको क्या 3n एच न्यू और क्या आ गया यहां पर इंटू 1 ओवर ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये आ गया। अब यही तो आएगा, देखिए अब अगर हम इससे आगे जब चलते हैं, अगर आगे चल रहे हैं तो अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, कहीं पर अब हमारी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए ये क्या आ चुकी है, हमारे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है क्रिस्टल की n हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, हम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, और स्पेसिफिक हीट को हमने क्या डिफाइन किया था, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो दैट इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी आएगी, देखिए इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और वो कितनी आएगी उसकी वैल्यू देखिए। तो यहां पर तो कोई टेम्परेचर का कंसेप्ट है नहीं, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन गया, 0। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या बनेगी, प्लस 3n एच न्यू कॉन्स्टेंट है। अब ये वाला फैक्टर है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं, देखिए अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो इसका क्या बनेगा, पावर -1। देखिए ई रेज टू पावर, मैं यहां पर करके बता देता हूं आपको, ई रेज टू पावर 1 ओवर ई की पावर x -1 है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्या बनेगा, ई रेज टू पावर x -1 की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस ई रेज टू पावर x -1 की पावर -2, और इसका डिफरेंशिएशन यही तो आएगा। तो इसको मैं अगर करता हूं तो क्या आएगा, देखिए नीचे पहले तो आएगा हमारे पास माइनस, और क्या आएगा 1 बाई ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया नीचे 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका पूरे फैक्टर का, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी। अब किसका, एच न्यू अपॉन के टी का, और एच न्यू अपॉन के टी का क्या आएगा, एच न्यू तो कांस्टेंट है, एच न्यू अपॉन के, और टी 1 अपॉन टी का -t स्क्वायर, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, तो ये बन जाएगा।
तो यानी कि क्या बना, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इस चीज को स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू 3n h न्यू। यहां से मैं इसको यहां पर लिख लू सेपरेट, यहां पर देखिए h न्यू है, k है, यहां टी स्क्वायर है, तो इसको क्या कर दूं, k से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और k से ही डिवाइड कर दूं, तो h न्यू का स्क्वायर k स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया h न्यू अपॉन k टी का पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये फैक्टर खत्म हो गया ना इसके साथ। तो यहां पर क्या बच गया बाकी, e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन k टी अपॉन, ये फैक्टर बच गया e रेज़ टू पावर h न्यू अपॉन k टी -1 का होल स्क्वायर, यही तो बचा है। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहां पर पुट कर लिया h न्यू अपॉन k को थीटा ई। हम सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए h न्यू अपॉन k को पुट कर रहे हैं थीटा ई। थीटा ई क्या चीज है, आइंस्टाइन टेम्परेचर। जब इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या बनने वाली है, हम इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही आइंस्टाइन का रिजल्ट था। 3n k, यहां पर ये क्या बन गया थीटा ई, ये वाला तो थीटा बन गया थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, और यहां पर ये क्या बन गया ई अपॉन थीटा अपॉन टी, और नीचे देखिए नीचे क्या बना e रेज़ टू पावर थीटा अपॉन टी -1 का होल स्क्वायर, ये बना है। अब इस रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। सबसे फर्स्ट कंडीशंस मैं ले रहा हूं, और वो क्या कंडीशंस है, हमें तो स्पेसिफिक हीट को स्टडी करना है ना, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। यानी कि हम टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन को स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या ले रहा हूं, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कंसेप्ट आएगा, मींस टी की वैल्यू बहुत हाई है, तो थीटा अपॉन टी की वैल्यू क्या बनेगी, मींस थीटा टी की वैल्यू ज्यादा है, टी ग्रेटर देन थीटा। तो इस केस में थीटा अपॉन टी की वैल्यू ये ज्यादा है, तो ये क्या आएगी, स्मॉल आएगी। तो यानी कि जब ये स्मॉल आ रही है तो हमें ई की पावर में दिख रहा है, तो हम इसकी एक्सपेंशन लगा देंगे और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो और भी छोटा आएगा। तो यानी कि हमें स्पेसिफिक हीट को अगर यहां पर स्टडी करना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्सपेंशन लगा देंगे और हायर पावर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर लगाएं 3n और यहां पर थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर, और यहां पर ई की एक्सपेंशन क्या बनती है, 1 प्लस थीटा अपॉन टी, आप जानते हैं प्लस 1/2 थीटा ई है, यहां पर थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर, ये बनेगा। हायर पावर को हम नेग्लेक्ट करते चलेंगे, प्लस एंड सो ये ऐसी चलती चलेगी। अपॉन क्या आने वाला है, यहां पर भी लगा देंगे, तो यहां पर क्या बनेगी, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी प्लस 1/2 थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ, और आगे क्या है देखिए -1, ये -1, और यहां से ये ब्रैकेट बंद, और यहां से मैं इसको हटा दूं, सीवी को थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, ये सीवी की वैल्यू है, सीवी इज इक्वल टू दिस, और यहां पर ये इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर की टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, नेग्लेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल है और स्मॉल की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी आएगी। तो यानी कि मैं यहां से इस फैक्टर को भी क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, और हायर पावर को सारी को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पर ये बच जाएगा, और यहां पर इसको हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पर ये बच जाएगा स्क्वायर इसका, यानी कि इसका स्क्वायर बच गया, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक टर्म मिस कर दी है, यहां से इसको इसके साथ काट देंगे, और यहां पर अब देखिए स्पेसिफिक एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या बन रहा है, 3n और यहां से 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी। अब देखिए ये तो स्मॉल क्वांटिटी है ना, 1 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो
क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 में मैं 0.1 ऐड कर दूं तो 1.1 ऑलमोस्ट 1। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी बनेगी, इस ये 1 के कंपैरिजन में ये चीज बहुत छोटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो यहां पर ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 3nk। और ये एग्जैक्टली क्या है, डुलोंग एंड पेटिटलो है। अगर मैं अब यहां पर आपको अभी इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, अब मैं अगर इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करने के बाद अगर मैं इसको स्टडी करूं कहां पर, एट द लो टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी आती है, ये देखिए। ये मैंने पुट किया था, स्पेसिफिक हीट ये थी एट ए लो टेम्परेचर के ऊपर, एट कंडीशन लगा दें अब, एट लो टेम्परेचर। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यानी T छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी। यानी कि यहां पर T छोटा है इस थीटा E से, ये छोटा है। तो इस कंडीशन में थीटा अपॉन E अपॉन T ये क्या होगा, ये लार्ज होगा। और E की पावर लार्ज क्या बनती है, हमेशा लार्ज बनती है, याद रखना। यानी कि लार्ज -1, लार्ज अगर मैं 10,000 में से 1 को घटाऊंगा तो लार्ज क्वांटिटी तो आएगी। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में हम 1 को क्या कर देंगे, यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी, दैट कम्स आउट टू बी 3nk। और यहां पर थीटा E अपॉन टी का स्क्वायर, और यहां पर e रेज टू पावर थीटा E अपॉन टी था, ये e रेज टू पावर थीटा E अपॉन टी। और यहां नीचे 1 को जब नेग्लेक्ट कर दिया तो स्क्वायर बचेगा, और इस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, e रेज टू पावर 2 थीटा अपॉन टी, ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि e की पावर थीटा का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एक कैंसिल हो गया। तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, बेस पावर सेम है, थीटा टी बाई ई, ये लिख सकता हूं थीटा ई अपॉन टी इंटू थीटा ई अपॉन टी, ये लिख सकते हैं ना। 2 थीटा ई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये इसके साथ कट गया, तो ये बच गया। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट द लो टेम्परेचर के ऊपर कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दैट कम्स आउट टू बी, हमारे पास ये आ गई 3nk थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन ये आई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर लेके चला जाऊंगा, माइनस थीटा ई अपॉन टी। और थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट कर रखी है, एच न्यू अपॉन के को हमने पुट कर रखा है थीटा ई। अब देखिए, अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को जो आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग आए हैं, इसको कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ। जब हमने इन रिजल्ट्स को कंपेयर किया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ, तो हमने ग्राफ को प्लॉट किया। तो ग्राफ को जो प्लॉट करके देखा, ये हमने इधर ली टी अपॉन थीटा ई की वैल्यू, और इधर ले हमने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। जो थ्योरेटिकल हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व आ रहा था वो कुछ इस टाइप का आ रहा था, यानी कि ये कहां से आगे है, ये तो मेरा कहां पर है, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर से आकर यहां से ऐसे, ये हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये मेरे पास मेल्टिंग टेम्परेचर है। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल कर्व था, एक्सपेरिमेंटल कर्व, ठीक है। और ये जब हमने यहां पर एट ए हाई टेम्परेचर की बात की, इस टेम्परेचर की बात की, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो आइंस्टीन थ्योरी का रिजल्ट था और ड्यूलोंग एंड पेटिटलो का जो रिजल्ट था, वो क्या कह रहा है, ये कितनी आती है, ये हमारे पास वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटल कर्व के अकॉर्डिंग भी 3r, और ये भी n की क्या है, n इज द एवोगैड्रो नंबर, तो ये कितनी बनती है, 3r बनती है। यानी कि आइंस्टीन थ्योरी का रिजल्ट हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ बिल्कुल एग्री किया, यानी मैच किए दोनों के दोनों। लेकिन जब आइंस्टीन थ्योरी का रिजल्ट जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर था, जब हमने उसको कंपेयर किया तो क्या देखने को मिला, यानी कि यहां पर जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू
क्या हो रही थी, डिके हो रही थी, वो क्या हो रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं कर रही थी। अब क्यों मैच नहीं कर रही थी, बात ये आ गई। यानी कि जो आइंस्टीन थ्योरी का आउटकम लो टेम्परेचर के ऊपर था, उसको जब हमने एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच किया तो दोनों कर्व आपस में मैच नहीं किए। क्यों नहीं मैच किए, अब वो बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या बताना चाह रहा है हमें, जो एक्सपेरिमेंटल कर्व ड्रॉ किया है हमने, वो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ किया है। उसके अकॉर्डिंग क्या था, स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब था। और यहां पर जो स्पेसिफिक हीट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है e रेज टू पावर माइनस थीटा e अपॉन टी। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, आइंस्टीन थ्योरी का जो आउटकम है एट लो टेम्परेचर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट रैपिडली फॉल ऑफ होगी, एकदम से फॉल ऑफ होगी एट ए लो टेम्परेचर के ऊपर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन एक गलती कर चुके हैं। और वो गलती क्या कर चुके थे, उन्होंने ये मान लिया कि सॉलिड के अंदर या क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं, यानी कि ईच एटम इन द सॉलिड बिहेव लाइक एज ए इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर। इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर की तरह एक्ट नहीं करते हैं सॉलिड के अंदर। यानी कि सॉलिड के अंदर एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, तो एक एटम की फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट दूसरे एटम के ऊपर आता है। और इसी कंसेप्ट को पकड़ा डिबाय ने। तो अब हम अगले लेक्चर के अंदर डिबाय थ्योरी को स्टडी करेंगे, जो कि इस सब का कंक्लूजन निकलेगा। और वो किस किस का कंक्लूजन होगा, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का और आइंस्टीन थ्योरी का। यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिबाय मॉडल, डिबाइज मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर जो पूछा जाता है। थैंक यू।